समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने अध्ययन के क्रम में पूर्ण रूप से कंटिन्यूटी बनाए रखें। महाविद्यालय के द्वारा आपको विभिन्न विषयों से संबंधित जो ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है उसका आप भरपूर उपयोग करें और उसका उपयोग अपने ज्ञानार्जन की अभिवृद्धि में करने का प्रयास करें, क्योंकि आप अध्ययन के क्रम को कंटिन्यूटी बनाए रखना इसलिए आवश्यक है कि कोविड का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें आशाएं बंधी है कि विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं आपके लिए लंबित हैं अंतिम वर्ष की, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय उसका कभी भी परीक्षा का प्लान प्रस्तुत कर दे, तो आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय भवन के संदर्भ में, स्कूल बिल्डिंग्स के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था और इसके अंतर्गत हमने जाना था कि विद्यालय के जो भवन हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की योजनाओं वाले होते हैं, ओपन योजनाएं एवं बंद योजनाएं। ओपन योजना के अंदर विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया था और बंद योजनाओं के जो विद्यालय भवन हैं उसमें 3 प्रकार के जो भवन थे उसके संदर्भ में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। अध्ययन के क्रम को जारी रखते हुए दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय भवन संबंधी कुछ आवश्यकताएं होती है, जो सामान्य जानकारी है वह हर एक शिक्षक को होना ज़रूरी है। इसलिए पाठ्यक्रम से संबंधित आपके पाठ्यक्रम के अंदर ये कंटेंट सम्मिलित है, तो निश्चित रूप से मैं आपके समक्ष इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। स्कूल बिल्डिंग्स रिलेटेड नीड्स, ऐसी कुछ आवश्यकताएं होती है विद्यालय भवन से संबंधित, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उनको ध्यान में रख करके ही विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए। उसके अंतर्गत फर्स्ट आता है नींव। आप जानते हैं कि विद्यालय भवन के निर्माण में नींव का विशेष महत्व होता है। नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही सुरक्षित एवं मजबूत होगा। इसलिए विद्यालय भवन का निर्माण करते समय नींव का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। पर्याप्त गहराई तक खुदवाकर नींव भरनी चाहिए। दीवार के नीचे कंक्रीट की तह बिछानी चाहिए ताकि नींव को मजबूती मिल सके, जिसकी गहराई कम से कम 18 इंच हो, जिससे आर्द्रता का प्रभाव दीवार पर न पड़े। इस प्रकार का नींव निर्माण, विद्यालय भवन के निर्माण में नींव का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी हमारी आवश्यकता है दीवारें। भवन की बाहरी दीवारें पत्थर या ईंट दोनों में से किसी की भी हो सकती है। यदि वे ईंट की है तो उसकी मोटाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। यदि वे पत्थर की है तो उनकी मोटाई कम से कम 20 इंच की होनी चाहिए। नींव से लेकर 3 या 4 फुट तक की दीवार में नमी को रोकने वाला प्लास्टर करवाना भी बहुत ही ज़रूरी है। भीतरी दीवारों पर ऐसा प्लास्टर कराना चाहिए जो दुर्भेद्य हो तथा जिसे सुगमता से साफ किया जा सके, और इसके बाद में इन दीवारों के ऊपर रंग रोगन का कार्य करना चाहिए। तीसरी आवश्यकता है छतें। छतें अधिक नीची नहीं होनी चाहिए। छतें ऐसी हो जो सर्दी एवं गर्मी दोनों के लिए दुर्भेद्य हो। उन पर उपयुक्त परनाले या नालियाँ होनी चाहिए। ये परनाले एवं नालियाँ दीवारों से बाहर निकली हो, जिससे दीवारों पर पानी का असर न हो। समस्त छतें लेंटर्स की हो तो अच्छा रहता है। टीन की छतों का प्रयोग न करना चाहिए। ये ग्रीष्मकाल में शीघ्र गर्म हो जाती है एवं शीत ऋतु में ये जल्दी ठंडी होती है। तो इस प्रकार से जो छत बनानी है वो न तो ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, पर्याप्त ऊंचे लिए हुए होने चाहिए ताकि उसके अंदर वातावरण अच्छी प्रकार का रह सके। अगला है फर्श। भवन का फर्श पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, आकर्षक और चिकना हो, जिससे यह सरलता से साफ किया जा सके। साथ ही फर्श इतना भी चिकना न हो कि बालक वहाँ पर फिसल करके गिर जाए। तो इस प्रकार का फर्श निर्माण में भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मंजिलें। देखिए, मंजिलों का निर्धारण हमेशा विद्यालय की जो भवन के अंदर जो भूमि है उसकी उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। यदि भूमि कंजस्टेड है, कम है, तो निश्चित रूप से 2 या 3 मंजिल विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन साधारण रूप से यदि विद्यालय का भवन
एक मंजिल का होता है तो उसमें ज़्यादा सुगमता एवं आसानी होती है। एक मंजिल के भवन में प्रधान अध्यापक को भी निरीक्षण करने में सुविधा रहती है तथा छात्रों को भी अधिक थकावट आदि की समस्या नहीं आती है। छोटे बालकों के लिए दूसरी मंजिल घातक होती हैं क्योंकि गिरने का हमेशा डर रहता है। अगला आता है अध्यापक कक्ष। आप जानते हैं कि अवकाश के क्षणों में और साथ ही अध्यापक जब फ्री होता है, यदि अलग से अध्यापक कक्ष की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से वो स्वाध्याय के ऊपर बल देगा, अपने अध्ययन का कार्य भी जारी रख सकता है। तो इसलिए विद्यालय के अंदर अध्यापक कक्ष का भी निर्माण होना चाहिए, जिससे कि अध्यापक विश्राम कर सके। इसके लिए विद्यालय में अलग से कक्ष होना चाहिए। अध्यापक कक्ष से लगा हुआ टॉयलेट्स आदि की भी व्यवस्था जरूरी है। अगला है शौचालय एवं मूत्रालय। विद्यालय के अंदर शौचालय और मूत्रालय की भी उचित व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। यदि फ्लश व्यवस्था हो सकती है तो इसकी स्थापना विद्यालय में की जा सकती है, यानी कि फ्लश वाले जो टॉयलेट्स हैं इनकी व्यवस्था विद्यालय के अंदर की जा सकती है। अन्यथा इनको हमेशा विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थापित करना चाहिए। विद्यालय में शौचालय इतनी दूरी पर स्थित हो ताकि कक्षाओं के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध आदि नहीं आए और इनकी नियमित रूप से साफ सफाई भी ज़रूरी है। अगला आता है कक्षा कक्ष। कक्षा कक्षों का निर्माण छात्रों की संख्या के आधार पर बड़ा और छोटा होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक छात्र को कम से कम 15 वर्ग फुट का क्षेत्र तथा 50 घन फुट वायु का क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए, जिससे बालक आसानी से अपने अध्ययन के कार्य को कर सके और कक्षाओं का जो स्वरूप हो वो हमेशा चतुर्भुजा आकार में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला आता है प्रवेश द्वार। भवन में इतने प्रवेश द्वार होने चाहिए जिससे शाला भवन 4 मिनट या 5 मिनट में खाली हो सके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है विद्यालय के अंदर आगजनी या अन्य किसी भी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, तो यदि पर्याप्त प्रवेश द्वार होंगे तो शीघ्रता से उस विद्यालय को खाली कराया जा सके। इस बात का भी विद्यालय निर्माण में ध्यान रखना ज़रूरी है। मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम विद्यालय के अंदर 2 होने ज़रूरी है। अगला आता है वायु प्रसारण व्यवस्था। यदि विद्यालय की कक्षाओं में पर्याप्त मात्रा में खिड़कियां और रोशनदान नहीं होंगे तो विद्यालय में घुटन के परिणाम स्वरूप वायु अशुद्ध हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसका छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। घुटन भरी कक्षाओं की अशुद्ध वायु से मानसिक थकावट, आलस्य, भारीपन, सिर दर्द, खुमारी, घबराहट तथा श्वास में तेजी आ जाती है। संक्षेप में कक्षाओं में शुद्ध वायु और प्रकाश के प्रवेश के लिए कम से कम 2 प्रवेश द्वार तथा अनेक खिड़कियां होनी चाहिए। वायु का प्रवेश सुगमता से हो सके तथा अशुद्ध वायु बाहर निकल सके, इसके लिए खिड़कियां और रोशनदान आमने सामने होने चाहिए। खिड़कियां फर्श से 1 मीटर या 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए ताकि कक्षा कक्ष के अंदर पर्याप्त वायु एवं रोशनदान के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था हो सके, क्योंकि यदि विद्यालय कक्षा कक्ष के अंदर खिड़कियां और रोशनदान की व्यवस्था नहीं होगी तो विद्यालय के अंदर एक अंधेरा सा वातावरण छाए रहेगा, तो निश्चित रूप से बालकों की शैक्षिक मनोवृत्ति पर इस वातावरण का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए विद्यालय कक्षों का निर्माण करना चाहिए। अगला आता है प्रकाश व्यवस्था। वायु के समान प्रकाश का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कम प्रकाश में बालकों को पढ़ने लिखने में असुविधा होती है, अतः खिड़कियों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि कक्षा की समस्त डेस्कों पर उचित मात्रा में प्राकृतिक प्रकाश मिल सके। आजकल बहुत सारे विद्यालय हम देखते हैं तो वहाँ पर दिन में भी इलेक्ट्रिक लाइटें जला करके कक्षाओं में प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। तो यदि प्राकृतिक प्रकाश दिन के अंदर कक्षों के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से उसका शैक्षिक मनोवृत्ति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। प्रकाश खिड़कियों के बाईं ओर से आना चाहिए। अगली है जल व्यवस्था, क्योंकि विद्यालय के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बालकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बिंदु है। वायु और प्रकाश की तरह विद्यालय में जल व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रत्यक्ष से किसी कक्षा
या शाला के बरामदे में पीने के पानी के लिए टंकी या घड़ों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये तभी हो सकता है कि भवन में सीमेंट की साफ सुथरी टंकी हो जो ऊपर से ढकी हो, जिसमें सामान्य ऊंचे पर नल लगे हो, जिससे बालक बिना क्लास के सभी नलों से पानी पी सके। जहां जल व्यवस्था हो वहां स्वच्छता का होना बहुत ही आवश्यक है। आसपास गिरने वाले पानी के बहाव के लिए नालियां होनी चाहिए। शौचालय में भी समुचित जल व्यवस्था होना चाहिए ताकि साफ सफाई रहेगी। शुद्ध पेयजल यदि बालकों को मिलेगा तो निश्चित रूप से बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से शिक्षण के अंदर भी उनका अच्छा मन लगेगा। इसलिए विद्यालय के अंदर जल की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है स्वास्थ्य निरीक्षक कक्ष। देखिए, विद्यालय के अंदर एक अलग से डॉक्टरी कक्ष भी होना चाहिए ताकि समय समय पर इस कक्ष के अंदर आवश्यक संसाधन हो और कोई चिकित्सक आकर के समय समय पर इन बालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर सके, ताकि यदि कोई बीमार बालक है तो उनका समुचित समय पर इलाज किया जाएगा तो निश्चित रूप से दूसरे बालकों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी एक विद्यालय के अंदर होना जरूरी है। अगला है प्रधानाचार्य कक्ष। प्रधानाचार्य का कक्ष हमेशा कार्यालय से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रधानाध्यापक को विभागीय कार्यों से संबंधित सीधा संपर्क उनका कार्यालय से होता है, तो कार्यालय से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। और साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था भी जरूरी है। अगला है अन्य कक्ष। उपयुक्त कक्षों के अतिरिक्त विद्यालय में व्यायामशाला, सामूहिक प्रार्थना या कार्यक्रम के लिए हॉल, भोजन कक्ष, शाला, क्रीड़ा कक्ष, भूगोल और इतिहास कक्ष भी होने चाहिए। विज्ञान की प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए। इन कमरों की साज सज्जा विषय सामग्री के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर इनकी साज सज्जा करनी चाहिए। आकार में ये कक्ष साधारण कक्षों से कुछ बड़े होने चाहिए। अगला है छात्रावास। छात्रावास विद्यालय का प्राण होता है, क्योंकि यदि विद्यालय से अटैच छात्रावास की व्यवस्था है तो जिस प्रकार का वातावरण बालक को दिया जाता है वो छात्रावास में रह करके उस वातावरण के अनुकूल ढल सकता है। विद्यालय के निकट छात्रावास का होना परम आवश्यक है। छात्रावास में रहना ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के लिए सुविधाजनक रहता है, क्योंकि उनको गांव से या दूर दराज नगर से आने जाने में कठिनाई होती है, जिससे कि वे बच सकते हैं। दूसरे विद्यालय छात्रावास का उन छात्रों के लिए भी महत्व है जिनके अभिभावकों का प्राय स्थानांतरण होता रहता है, तो बालक अभिभावक के स्थानांतरण से बार बार प्रभावित नहीं हो, इसलिए छात्रावास की व्यवस्था होगी तो वहीं पर रह करके बालक अपना अध्ययन कर सकेगा। इस प्रकार का शुद्ध वातावरण से संबंध लिए हुए शांत वातावरण, शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक परिवेश में एक छात्रावास का निर्माण भी होना चाहिए। छात्रावास में एक सामान्य कक्ष भी होना चाहिए और अलग से छात्रावास में पुस्तकालय, चिकित्सालय, अतिथि कक्ष आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने विद्यालय भवन से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है उसको ध्यान में रखने से संबंधित जो बातें थी उसके संदर्भ में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आगे की क्लास के अंदर जब भी हम मिलेंगे फर्नीचर या अन्य जो कंटेंट है उसके संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।